वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो हमारा आज का रहेगा आपका फार्माकोलॉजी का। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी के हमारे एमसीक्यूज आने वाले हैं। अब ये लगभग हमारे रहेंगे 800-900 एमसीक्यूज रहेंगे। पूरी जो अपनी जितनी भी फार्माकोलॉजी है वो हम पूरी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा आपको थ्योरी भी इसी में निपटा दूँ। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते हुए चलेंगे तो ये अपना चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको किसी तरह का कोई परेशानी चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे करके कोर्स में करवा दूंगा। जैसे ही अगर एग्ज़ाम डेट भी आएगी बीच में तो स्पीड कर देंगे ना। बाकी थोड़ी सी तकनीकी समस्याएं मान लीजिए या मेरा हेल्थ का थोड़ा इश्यू था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ा दिक्कत हुई, लेट हुआ। तो हम अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अपना शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आपका। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका दी फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या आता है अपना। ठीक है, फार्माको दो तरह की होती हैं आपकी फार्माकोलॉजी में, एक फार्माकोकाइनेटिक होती है, एक फार्माकोडायनेमिक होती है। तो फार्माकोकाइनेटिक के बारे में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो फार्माकोकाइनेटिक में आता है आपका एडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, ये आता है आपके फार्माकोकाइनेटिक में। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब बॉडी जो है आपकी वो ड्रग के साथ क्या करने वाली है ना। बॉडी जो है वो आपके ड्रग के साथ क्या करने वाली, जैसे सबसे पहले क्या करेगी, जैसे ही आप टैबलेट या कुछ भी दवा लेते हैं तो सबसे पहले जाएगी वो आपके स्टोमक में। वहाँ से क्या होगी, वो डिजोल्व होके वो आपका डिजोल्व होगी। सबसे पहले डिजोल्व होने के बाद क्या होगी, वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगी अपना। ठीक है, एब्जॉर्ब होने लगेगी। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी फिर उसके बाद क्या होगी, वो ब्लड के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती हुई चली जाएगी तो फिर वो आपके लीवर वगैरह में जाके या कोई भी सेल में जहाँ पे उसका यूज़ था वहाँ जाके वो मेटाबोलाइज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या होगा आपका एलिमिनेशन मेनली तो आपका होता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन कहाँ होता है आपका, यूरिन के थ्रू आपका एलिमिनेशन होता है। बट उसके बाद की हम बात करें, उसके बाद भी आपके जैसे स्वेट से भी होता है, सलाइवा से भी होता है। ठीक है, आपका फीकल मटेरियल के थ्रू भी कुछ ड्रग्स का आपका एलिमिनेशन होता है। तो मेनली तो आपका यूरिन के थ्रू होता है। और जो वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं जैसे आपका अल्कोहल वगैरह हो गया, ये सब इन सब का एलिमिनेशन आपके लंग्स के थ्रू भी होता है। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। तो इसमें आ जाएगा व्हाट द बॉडी डज द ड्रग। आपकी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करेगी, वो होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक। फर्स्ट ऑप्शन दिया व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, तो इसका मतलब हो गया आपका फार्माकोडायनेमिक। अगर ये क्वेश्चन आगे आता है तो ठीक है, वरना इसका आप याद रखना फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक। अगला सी ऑप्शन केवल टॉक्सिसिटी नहीं, ड्रग प्राइजिंग नहीं, ये आगे आपका जब जूरिस पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको कंप्लीट बताऊंगा मैं। ठीक है, इनके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 702 विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली बाईपास दी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कौन सा मार्ग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पूरी तरह बचता है। ओरल रूट का तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर आपका पूछे तो कहाँ होता है, ये आपके लीवर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है आपका, लीवर में होता है। तो जो भी आप मुख से दवा लेंगे वो आपके चले जाएंगे। इंट्रावीनस का बच जाता है आपका। इंट्रावीनस क्या होती है आपकी, बच जाती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, तो इंट्रावीनस तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, इंट्रावीनस डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाती है, ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करती हैं। ठीक है, दूसरा अगर पूछे बायोलिटी 100% होती है इंट्रावीनस रूट्स की। ठीक है, रेक्टल रूट में आपकी मेनली उन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है जिन ड्रग की पैलेटेबिलिटी यानी कि और उनका टेस्ट और वो अनस्टेबल इस टाइप किया है, उनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, उन ड्रग्स को आप रेक्टल रूट से देते हैं सपोस्ट्रीज के रूप में। बट ये ड्रग भी 50% पार्ट तो इसका बाईपास हो जाता है लीवर से, मतलब फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म से। बट कुछ परसेंट ड्रग आपकी कहाँ चली जाती है, फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रापेरिटोनियल तो ये भी आपकी किस में चली जाती है, फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी विच प्लाज्मा प्रोटीन प्रीडोमिनेंटली बाइंड्स विद एसिडिक ड्रग्स। अम्लीय दवाएं मुख्यतः किस प्लाज्मा प्रोटीन से बनती है। स्टूडेंट्स, मैंने जब पहले एचएपी वगैरह भी पढ़ाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। या तो एसिडिक ड्रग का बोलेगा आपको, या आपको बेसिक ड्रग के बारे में बोलता है। एसिडिक ड्रग्स के एग्जाम्पल के तौर पे आपकी मेन याद रखनी है आपको एस्प्रिन। बहुत बार पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो एसिडिक ड्रग है, तो आपको क्या बतानी है, एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। उसके लास्ट में नाम से जिस भी ड्रग के लास्ट में आपका एसिड आएगा, ठीक है, मीफिनामिक एसिड हो गया, आपका फ्लूफिनामिक एसिड हो गया, ये सब क्या होती हैं आपके एसिडिक। और मेनली ज़्यादातर ड्रग भी आपके एसिडिक नेचर की ही होती हैं। ठीक है, एसिडिक ड्रग जो जितनी ज़्यादा एसिड ड्रग होगी वो क्या करती है आपके लीवर के अंदर जाके क्या करने, मतलब लीवर के अंदर नहीं, मतलब स्टोमक के अंदर जाके क्या करने का चांस होता है उसका, आपका जो अल्सर्स होते हैं ना वो एसिडिक ड्रग्स करती हैं। तो पहले भी बताया मैंने एस्प्रिन, जब आपको पहले भी पढ़ाई थी, जब मैंने इसमें सुटिक्स में बताया था एस्प्रिन
ठीक है। तो एस्पिरिन के साथ साइड इफेक्ट मेनली क्या आता है, अल्सर नेचर करती है ना, अल्सर कर देती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको एस्पिरिन के बारे में याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें आपका ग्लोबुलिन, दूसरा आपका फाइब्रिनोजन, तीसरा एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन आपका क्या होता है, आपका एसिडिक ड्रग्स को बाइंड करता है, ये याद रखना, रट लेना इसको स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर नेचर पूछे तो प्रोटीन ही नेचर होता है ना। दूसरा एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ये आपका जो ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी, ये भी आप बात याद रख लेना। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने पहले जब एचएपी पढ़ाई तो कंप्लीट हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ाई। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है ना, तो आप पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा एचएपी के, उसमें कंप्लीट मैंने इसीलिए पहले एचएपी करवाई है कि जिससे आगे जब मैं कोलॉजी पढ़ाने लगूँ, ठीक है, मैं इसलिए चाह रहा था कि उसमें थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट यानी बेस बने, उसके बाद ही आपको बताया जाए। क्योंकि अभी कोलॉजी का अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 100 क्वेश्चन के आसपास, जिससे आपका डाउट जो भी होगा वो यहीं क्लियर हो जाए। तो आगे जब हम हाई स्पीड पे पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको दिक्कत ना आए। सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी तबीयत की वजह से ही वीडियो नहीं ला पाया था मैं। अगला है दी थेराप्यूटिक इंडेक्स, TI। ये क्वेश्चन तो भाई जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, वो मेन पुराने एग्जाम्स में आए हुए मान लीजिए, या तो या वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इनको तो आपको रटना ही रटना है। 4000 क्वेश्चन आप रट लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से तो काम हो जाएगा। बट इनका कॉन्सेप्ट भी जो मैं समझा रहा हूँ उसके साथ पूरा समझ लेना, अगर क्वेश्चन घूमे भी तो वहाँ से आप कर पाएँ, ठीक है। थेराप्यूटिक्स इंडेक्स इज डिफाइंड, किसे कहते हैं थेराप्यूटिक्स इंडेक्स? तो थेराप्यूटिक इंडेक्स के बात अगर हम कर दें तो थेराप्यूटिक इंडेक्स में क्या होता है आपका, LD50/ED50, लोडिंग डोज और इफेक्टिव डोज, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है उसी को क्या बोला जाता है, आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये क्वेश्चन भाई अभी तक चारों जो क्वेश्चन बताए ना, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैंने इसके आगे लिखा नहीं कि ये कहाँ है, मुझे इतना ध्यान नहीं था कौन से पेपर में क्या है, बट जो इम्पोर्टेंट थे, जो पेपर में पूछे हुए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन है आपको, ठीक है। पूछा वही जाता है जो इम्पोर्टेंट था, पूछा वही जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इनको याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, LD50/ED50 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 705, विच रिसेप्टर्स इज लोकेटेड इनसाइड दी सेल्स? कौन सा रिसेप्टर्स कोशिका के भीतर मिलता है, ठीक है। कोशिका के भीतर कौन सा रिसेप्टर मिलता है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर मिलता है आपका स्टीरॉयडल रिसेप्टर्स। कौन सा रिसेप्टर मिलता है, स्टीरॉयड रिसेप्टर्स, ठीक है। अब बात आती है विटामिन डी, एक और बात बता देता हूँ इसके साथ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। विटामिन डी आपका क्या होता है, स्टीरॉयडल वो क्या होती है आपकी, विटामिन होती है। तो जब विटामिन डी एक्शन करने का काम आता है तो वो कहाँ पे जाके एक्शन शो करती है, आपके स्टीरॉयडल रिसेप्टर पे, यानी कि सेल के अंदर जाके रिसेप्टर पे काम करते हैं। कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, न्यूक्लियस में अंदर जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं ना, उन पे काम करते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे, जैसे ये सेल हो गई आपकी, ठीक है, इस सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, तो कुछ ड्रग्स यहाँ जाके शो करती हैं, जैसे T3 T4 होती है, वो सेल के अंदर जाके काम करती है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के पास जाके काम करती है। और स्टीरॉयडल ड्रग्स कहाँ करती है, सेल के अंदर जाके, सेल के भीतर जाके काम करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है स्टीरॉयडल के बारे में। तो जितनी भी स्टीरॉयडल ड्रग आएंगी आपकी, ठीक है, जितने भी स्टीरॉयड होंगे वो कहाँ काम करेंगे, आपकी सेल के अंदर जाके काम करेंगे, ठीक है, याद रख लेना। निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ये सभी अभी मैं आपको बताऊंगा। निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर्स, ठीक है, H2 रिसेप्टर्स कहाँ पड़ते हैं आपके, H2 रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, H3 रिसेप्टर्स भी होते हैं। निकोटीन में NN रिसेप्टर, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, ठीक है, और NM रिसेप्टर, दो होते हैं, NM और NN रिसेप्टर्स, ठीक है। मस्करेनिक में M1 M2 M3, ये मैं आपको पूरा लोकेशन के साथ, जब आपका अगला जैसे ही 100 क्वेश्चन हो जाएंगे इंट्रोडक्शन के, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर आपका आगे से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए, हम ज़रूर सफलता की तरफ पहुँचेंगे, आप भी और मैं भी, ठीक है स्टूडेंट। तो सेल के भीतर कौन मिलेगा, आपके स्टीरॉयड रिसेप्टर्स। अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट या कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या है आपका, एंटागोनिस्ट, एक होते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या करते हैं, जो आपकी ड्रग, मान लीजिए मैंने लिखा कि मस्करेनिक एगोनिस्ट, तो एगोनिस्ट का मतलब क्या है कि वो मस्करेनिक रिसेप्टर के एक्शन को बढ़ाने वाली ड्रग। दूसरा मैं बोलूँ मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब उसके एक्शन को रोक देने वाली ड्रग, यानी कि मस्करेनिक रिसेप्टर पे जो काम हो रहा था, एसिटाइलकोलिन जो काम कर रहा था, उसके एक्शन को रोक देने वाली ड्रग। यहाँ पे बोला कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, यानी कि वो जो उस एक्शन को रोक देंगे, पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, एक तरफ हमने एसिटाइलकोलिन दिया, ठीक है, इसका एक्शन रोकने के लिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हम लेते हैं, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हमने ली, तो ये अपना एक्शन कर रहा था, ये इसके एक्शन को रोक रही है, बट ये इसके साथ कंपटीशन करके अगर इसको रोकेंगी, इसके एक्शन को रोकेंगी, तो उनको क्या बोला जाएगा, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन है इनरिवर्सिबल डिस्ट्रॉइंग रिसेप्टर्स,
दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट या कॉम्पीट्स विद एगोनिस्ट फॉर द सेम रिसेप्टर्स। तो ये मैंने अभी जो ऊपर बताया सेम बात आ गई ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मैंने आपको जो बताया वो बात आ गई है, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका ठीक हो गया। ठीक है, ये जो क्या था इनरिवर्सिबल डेस्ट्रॉय रिसेप्टर, रिसेप्टर्स को डेस्ट्रॉय नहीं करेंगे, रिसेप्टर्स को नहीं तोड़ता कोई, वहाँ पे क्या करेगा तो जाके बैठ जाएगा पहले ही। जैसे इस रिसेप्टर पे क्या करेगा, तो जैसे मैं बताया एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है वो पहले ही उस रिसेप्टर पे जाके बैठ जाएगी, तो एसिटाइलकोलिन वहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, अगला है इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म। नहीं, मेटाबॉलिज्म से लेना देना थोड़ी है एगोनिस्ट का, वो तो उसके रिसेप्टर्स पे काम नहीं करने देगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 707, विच ऑर्गन इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म। दवाओं के चयापचयन या उपापचयन का मुख्य अंग कौन सा है, तो आपका मुख्य अंग क्या होता है, आपका लीवर। ये मैंने जब अभी टॉपिक शुरू करा तभी बताया लीवर क्यों होता है, क्योंकि लीवर के अंदर मैंने पहले भी बताया है डबल सप्लाई होती है ब्लड की, डबल ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, डबल ब्लड सप्लाई होती है। इसके अंदर ग्लूटाथियोन पाया जाता है, आपका क्या पाया जाता है, ग्लूटाथियोन। ठीक है, ये याद रखना, ग्लूटाथियोन पाया जाता है। ये फिजियोलॉजिकल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट। क्या है ये आपका, फिजियोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। कुछ स्टूडेंट्स का बार बार डाउट होता है सर ये सफिशिएंट है क्या। भाई जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं उसके लिए 100% सफिशिएंट है क्लासेस। ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जो लगातार इन क्लासेज, जैसे अब मैं कॉलेज शुरू कर रहा हूँ तो पहले के जैसे मैं ऐसा नहीं है कि मैं सुटिक्स पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सुटिक्स ही पढ़ाता हूँ। मैं उस चीज़ को अगर वो कहीं अटैच हो रही है तो मैं उसको वहाँ तक जड़ तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, रूट तक कहाँ से वो चीज़ आई है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो जिन्होंने अभी शुरू करा तो पहले की वीडियो देखी, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। जो कॉन्सेप्ट अगर जिसने जीरो से भी शुरू करा है ना, इन्हीं वीडियोस क्वेश्चन से ही पढ़ रहा है, बाकी अपनी डी फार्मा की बुकें उठा लेना, उनके थोड़ा रीडिंग करना। जैसे मान लीजिए जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं उसको एक बार वहाँ से थोड़ा सा रीडिंग कर लेना, कुछ समझ आए नहीं आए वो एक बार आपको रीड करना, उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। जो जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ आपके पास होने के पूरे चांसेज हैं। 100 नहीं बोल रहा, 99.99% आपके पास होने का। अगर इन क्वेश्चंस को अगर आपने समझ लिया, 4000 क्वेश्चंस के साथ आपके जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, तो एक तरह से आपके ये 15,000 के आसपास क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे। इतने ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लगे रहिए। मैं भी अपनी स्पीड तेज़ करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लीवर। ठीक है, किडनी के अंदर, किडनी क्या करती है, एलिमिनेशन में मदद करती है, एलिमिनेशन में ना, ड्रग के एलिमिनेशन में मदद करती है कौन, किडनी। ब्रेन में आपकी कोई ज़्यादा ड्रग का इफेक्ट नहीं होता है, उन ड्रग्स का इफेक्ट होता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके आपके ब्रेन के अंदर जाती हैं। लंग्स से भी कुछ ड्रग्स का एलिमिनेशन होता है। वो लंग्स, वो ड्रग कौन सी होती हैं आपकी, जो भी वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं, वोलेटाइल, जैसे अल्कोहल हो गया, पहले ही बता रहा हूँ। अल्कोहल जो हो गया, अल्कोहल का मैंने बताया कौन कौन से ऑर्गन खराब करता है, वो आपको पहले बताया हुआ है। मैं अल्कोहल के बारे में बताऊँ कि अल्कोहल वोलेटाइल ड्रग होती है, जो क्या होती है फेफड़ों से बाहर निकलती है। यानी कि आप दारू पी के जाते हैं तो इसलिए दूसरे को पता चलता है, स्मेल सूंघ के ही वो बता देगा कि ये आदमी ने दारू पी हुई है। ठीक है, तो 707 नंबर का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अगला 708, फेज सेकंड ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली इन्वॉल्व्स। फेज सेकंड ड्रग में कौन सा मुख्यतः होता है। ठीक है, क्या होता है फेज सेकंड में, फेज सेकंड में आपका होता है कॉन्जुगेशन। क्या होता है आपका फेज सेकंड में, आपका मेनली होता है कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं। सबसे पहले फेज फर्स्ट, फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में आता है आपका ऑक्सीडेशन, फेज फर्स्ट में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एक आता है आपका साइक्लाइजेशन, एक आपका डीसाइक्लाइजेशन। ठीक है, 5 चीज़ें होती हैं आपकी फेज फर्स्ट में, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। फेज सेकंड में आपका क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, एसिटाइलेशन जिन स्टूडेंट्स का पढ़ा उनको पता होगा, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लिख लेना। एसिटाइलेशन होता है आपका, मिथाइलेशन होता है। ठीक है, मिथाइलेशन, ग्लाइसिन। ठीक है, इस तरह से कॉन्जुगेशन, जिसके भी लास्ट में आप कॉन्जुगेशन लगाएंगे, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। ठीक है, जितने भी कॉन्जुगेशन होंगे वो सब किस में आएंगे, आपके फेज सेकंड में आ जाएंगे। एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और याद कर लेना, बाकी आपके जिसके भी लास्ट में कॉन्जुगेशन मिलेगा वो फेज सेकंड में होगा। फेज फर्स्ट के मैंने 5 बताया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। ठीक है, ये सब हो गया फेज फर्स्ट, और बाकी मैंने आपको बता दी फेज सेकंड के मेटाबॉलिज्म के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द इंट्रावीनस ड्रग्स इज। कितनी बायोअवेलेबिलिटी होती है, ये क्वेश्चन तो भाई 50 बार आ चुका आज तक, फार्मासिस्ट के पेपर में आपके 50 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ। तो कितनी होती है, 100% बायोअवेलेबिलिटी किसकी होती है, आपकी आईवी रूट्स की। ठीक है, कभी पूछा जाता है 100% किसकी है, तो ऑप्शन में आईवी, आईएम, ये SC ST दिया जाता है। बाकी इसमें ये क्या दिया हुआ आपका, ठीक है 709 नंबर ये आपका दिया हुआ है, याद कर लेना। आपकी बार मैंने आंसर इसके लिए नीचे नहीं रखे
क्योंकि कुछ स्टूडेंट चीटिंग टाइप का हो जाता है ना, वो उसमें नीचे देख लेता तुरंत, सोच नहीं पाता वो, इसलिए मैंने इसको अब की बार आंसर नहीं रखा है, मैं ही बता रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, अगला है दी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेनली इंडिकेट्स। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या दर्शाती है आपकी? ड्रग पोटेंसी ना, ड्रग पोटेंसी नहीं दर्शाती। एक्सटेंड ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, यस ये दर्शाती है, एक्सटेंड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। जिस ड्रग का लार्ज वीडी होगा, जिस ड्रग का लार्ज वीडी होगा उस ड्रग का एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन की फर्स्ट डोज दी जाती है और डबल डोज दी जाती है, दूसरी होती है आपकी डिजॉक्सिन। ये दोनों ड्रग क्या करती है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है, यानी कि वो बॉडी के अंदर जाके सेल्स के अंदर भी पहले ड्रग बैठ जाएगी, उसके बाद फिर वो आपके ब्लड के अंदर घूमने लगेगी। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वीडी इजिकल टू x/c। ठीक है, ये आपके ब्लड के कंसंट्रेशन, ये बॉडी में कंसंट्रेशन है ना, ये फॉर्मूला पूछा हुआ है, वीडी इजिकल टू x/c, ये याद रख लेना। ड्रग मेटाबॉलिज्म रेट ये अलग चीज़ होगी, ड्रग एक्सक्रीशन रेट ये अलग चीज़ होगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला है आपका 711, मोस्ट ड्रग्स आर एलिमिनेटेड बाई। अधिकांश दवाएं कहाँ से उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है? तो मैंने पहले बताया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है उत्सर्जन, आपके किडनी के थ्रू होता है, तो ऑप्शन आंसर तो हो जाएगा आपका किडनी। बट मैंने आपको और भी बताया लंग्स के थ्रू कौन सी ड्रग, जो वोलेटाइल नेचर की जो ड्रग होती हैं वो लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी से एलिमिनेट होती हैं। किडनी से ज़्यादा होता है बट वहाँ से भी होती हैं ड्रग्स, स्किन से भी होती हैं, यानी कि आपकी जो स्वेट ग्लैंड से पसीने के थ्रू भी निकल जाता है, जैसे रिफाम्पिसिन वगैरह होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, जब ये पढ़ाऊंगा तब भी आएगा। रिफाम्पिसिन जो होती है आपकी एंटी टीबी ड्रग होती है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग होती है, तो जो रिफाम्पिसिन होती है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मेरे बारे में बताऊँ कि मुझे कोलॉजी सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता है मुझे, कोलॉजी मैं दिन भर पढ़ सकता हूँ। ठीक है, कोलॉजी के क्लासिफिकेशन हो गया, कोलॉजी कितना भी पढ़ा सकते हो आप, मुझे कितना भी पढ़ सकता हूँ और कितना भी पढ़ा सकता हूँ। जब वो ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं मेरे से, उनको पता है कि कोलॉजी में आप टॉपिक का नाम बताइए, मुझे ना नोट्स की ज़रूरत होती ना किसी चीज़ की, बस नाम बोलना है आपको, और एक तरह से वीडियोग्राफी दिमाग में ऐसी बनी हुई है कि बस शुरू हो जाता हूँ मैं ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म यहाँ होता है ना, एलिमिनेशन आपका किडनी में होता है, मेटाबॉलिज्म यहाँ होता है, याद रख लेना। मेटाबॉलिज्म यहाँ होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सब यहीं होता है ना, मेटाबॉलिज्म जितना भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 712, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट। निम्न में से कौन सी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल? एटिनोलोल, एनालाप्रिल, हिपेरिन और आपका मैनिटोल। सोचिए स्टूडेंट, सोच के एक बार आपको, हाँ एक और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर थोड़ा क्वेश्चंस के बीच में टाइम दिया करो, तो आज से आपको इसलिए टाइम मैंने वो नीचे से आंसर हटा दिए हैं, क्योंकि पहले स्टूडेंट सीधा देखता था और अपना काम टपका देता था। ठीक है, यहाँ नहीं करना अब आपको, तो ऑप्शन पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट। स्टूडेंट जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है तो आपको पहले ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना, पहले आपको सोचना है दिमाग में कौन कौन सी ड्रग होती हैं। ठीक है, एक आपका इनालाप्रिल, ये आ गई इनालाप्रिल, ये होगी आपकी प्रोड्रग, ये तो आंसर हो गया आपका प्रोड्रग। ठीक है, जितनी भी प्रोड्रग हैं, ठीक है, इनालाप्रिल इसकी कैटेगरी की जितने भी ड्रग हैं, ठीक है, जो भी प्रोड्रग हैं सबको आपको हमेशा याद रखना है। ऑप्शन में फिर देखना, अच्छा ये ड्रग प्रोड्रग है तो ये सब आपके क्या रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे 5 प्रोड्रग्स के एग्जाम्पल मुझे बताएंगे आपकी इसमें कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे 5 प्रोड्रग्स के एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी आपकी 5 प्रोड्रग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 713, ए फुल एगोनिस्ट इज ए ड्रग दैट। फुल एगोनिस्ट वह दवा है जो, बताइए ऑप्शन मुझे। ठीक है, लाइव क्लासेज का भी देखेंगे हम जल्दी ही। ठीक है, तब तक ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डेड से देख लीजिए, फिर लाइव क्लासेज का होता है तो लाइव क्लासेज शुरू करेंगे, उसमें आपके से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस इतने बेहतरीन है स्टूडेंट्स, ये जो जिसने रट लिए समझो बस पार है। एम्स के एग्ज़ाम दीजिए, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ड्रग इंस्पेक्टर तक के लिए सफिशिएंट है, उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना, ड्रग इंस्पेक्टर से लेके आप फार्मासिस्ट, जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब के जो भी पेपर होने वाले हैं जिसमें आपका फार्मा का सब्जेक्ट आने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकें, जिसको आप ये सोचेंगे ना यार ये तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया गया है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। ए फुल एगोनिस्ट, तो पहला ऑप्शन है प्रोड्यूस नो इफेक्ट, ना ये बात तो बिल्कुल गलत होगी दोस्त। ठीक है, दूसरा ब्लॉक रिसेप्टर्स कंप्लीटली, वो तो किसका, एंटागोनिस्ट का है ना, वो तो एंटागोनिस्ट का है ये वाली बात तो। नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट ये एंटागोनिस्ट का हो गया। ब्लॉक रिसेप्टर्स कंप्लीटली, प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल रेस्पॉन्स, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। रिड्यूस रिसेप्टर नंबर, ना रिसेप्टर्स के नंबर थोड़ी कम करेगा, ये तो क्या करेगा, मैक्सिमम इफेक्ट शो कराएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर।
ठीक है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट है ड्रग एब्जॉर्प्शन, दूसरा ड्रग मेटाबॉलिज्म, तीसरा ड्रग एक्सक्रीशन, चौथा है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में साइटोक्रोम P450 का कोई रोल नहीं। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके लीवर्स के अंदर प्रेजेंट है दोस्त, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी फैमिली होती है, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? साइटोक्रोम, है ना, P3A3, साइटोक्रोम 3 करके होता है 3A। ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें जो 450 लिखा ना, इस 450 का मतलब लैम्बडा, ठीक है। ये लैम्बडा होता है इसका ना, तरंग दैर्ध्य जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये आपके लैम्बडा होती है 450, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ड्रग मेटाबॉलिज्म में फेज फर्स्ट में आपका दवा के चयापचय में आपका ये इंपॉर्टेंट होता है। 714 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में आपका जरूरी होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? आपके राइबोसोम्स करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। एक्सक्रीशन कहाँ होता है? आपका किडनी के अंदर होता है। बाकी ऑर्गन मैंने बताया आपका, बताए। अगर ऑप्शन में आपको मिलता है एक्सक्रीशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो एक्सक्रीशन कहाँ होगा? मेनली किडनी से होगा। दूसरा आपका कहाँ होगा? पसीने से होगा, आपके लंग्स से होगा, ठीक है, आपके फीकल मटेरियल से होगा, और आपके जो माएँ बच्चे को दूध पिलाती हैं उस दूध से भी दवा का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। उस दूध से भी दवा का एक्सक्रीशन होता है, बट मैक्सिमम किडनी से होता है, उसके बाद दूध से सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन दूध वाला आया हुआ है कि फीमेल जो भी बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके दूध के अंदर क्या ड्रग आ सकती है? हाँ, आ सकती है स्टूडेंट्स, बट सबसे कम लीस्ट आपका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? मिल्क से होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद आया तो मैंने आपको बताया। ए ड्रग हैविंग ए नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। तो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होती है? हाईली लोडिंग डोज, हाई लोडिंग डोज ओनली, ठीक है। फ्रीक्वेंट थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेटेड विद फूड ओनली, और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। थेराप्यूटिक रेंज का मतलब क्या होता है? थेराप्यूटिक रेंज का मतलब वो होता है कि वो ड्रग अगर उसकी रेंज आपने कम दी तो वो इफेक्ट शो नहीं करेगी, थोड़ी ज़्यादा दे दी तो साइड इफेक्ट शो कर देगी, यानी टॉक्सिसिटी शो कर देगी। उसको बोला जाता है आपका थेराप्यूटिक। जैसे अपने ऊपर पढ़ा था LD50/ED50, है ना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपने लोडिंग डोज ज़्यादा दे दी, और लोडिंग डोज ज़्यादा दे दी तो वो क्या कर देगी? टॉक्सिक इफेक्ट शो कर देगी। अगर कम दे दी तो वो इफेक्ट शो नहीं करेगी, तो वो होती है लो थेराप्यूटिक, यानी संकीर्ण नैरो थेराप्यूटिक ड्रग्स होती हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है हाई लोडिंग डोजेस फॉर्म ना, ज़्यादा देंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। फ्रीक्वेंट थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, यस, बार बार उसका क्या करना पड़ेगा? अपनों को ड्रग की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही, कहीं कम तो नहीं हो रही, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा आपका नैरो थेराप्यूटिक। अगर ये ब्रॉड थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा तो इसमें आप लोडिंग डोज दे दो एक बार, फिर आराम से उसको पेशेंट को देखने की जरूरत नहीं है, आराम से उसमें इफेक्ट आता रहेगा। बट नैरो थेराप्यूटिक के साथ ये इफेक्ट शो नहीं होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड विद फूड ओनली ना, ठीक है। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला है 716। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ लीगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, निम्न में से कौन सा लीगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स का उदाहरण है? तो लीगैंड गेटेड आयन चैनल्स अभी आपको मैं जब रिसेप्टर्स पढ़ाऊंगा तब कंप्लीट बता दूंगा, बाकी अभी तक के लिए आप ये देख लीजिए। निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर, यानी लीगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक आयन चैनल जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सबसे फ्रीक्वेंट रिसेप्टर होते हैं, बहुत जल्दी आपका एक्शन शो करते हैं, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी है, इसमें निकोटिनिक है, ये रहा निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक रिसेप्टर ना, निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, यानी कि NN रिसेप्टर्स और NM रिसेप्टर, दो रिसेप्टर आते हैं। न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर जो मसल्स के जो जंक्शंस पे रिसेप्टर होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, अगर आप इसके स्केलेटल मसल्स ब्लॉकर ड्रग देंगे तो वो वहाँ इस रिसेप्टर्स पे काम करती है। ये आपके गैंग्लिया पे होते हैं NN रिसेप्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इंसुलिन रिसेप्टर्स आपको पहले बताया सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। स्टीरॉइड्स ये आपके कहाँ होते हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बीटा-2 आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके हार्ट वगैरह जब आएंगे तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कौन सा कहाँ है। बीटा रिसेप्टर्स आपके हार्ट वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं, मसल्स में होते हैं, स्मूथ मसल्स में होते हैं, इन सब में होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 716 का, 716 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है 717। ड्रग टॉलरेंस इज डिफाइंड एज, ड्रग टॉलरेंस किसे कहते हैं? इंक्रीज रेस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड यूज, डिक्रीज रेस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम डोज, यही हो गया ना। टॉलरेंस कब होगा? आप टॉलरेट किससे होते हैं स्टूडेंट्स? जब बार बार वही चीज़ हो। मान लीजिए आपको मैं डांट रहा हूँ, डेली डांट रहा हूँ, तो आपको थोड़े दिन बाद उसका डांट का इफेक्ट आना बंद हो जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोले ऐसे डांटता रहता है, ऐसे कहता रहता है, ऐसे करता रहता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? आपका टॉलरेंस बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्रीज रेस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द सेम डोज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 717 का।
अगला है द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग, किसी दवा का जैविक अर्ध आयु क्या है? तो इसका है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस द 50%, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ना, टाइम टू रीच पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, टाइम टू रीच पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एक्सक्रीशन ना एब्जॉर्प्शन से लेना मत देना, ना एब्जॉर्प्शन किसी से लेना देना नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाय द 50%, ठीक है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कितना, जैसे पहले 100 था, 100 से 50 आने में जो टाइम लगा वो उसकी होगी टी हाफ। ये क्वेश्चन एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स ने कि 4 टी हाफ के बाद कितनी % ड्रग बची। तो ये क्वेश्चन अगर आता है 4 टी हाफ, तो इसका टी हाफ क्या होगा 25, इसका टी हाफ 12.5 और इसका टी हाफ 6.5। ये आपके एम्स में आया हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने पहले पेपर दिया होगा तो उन्होंने देखा होगा, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे 4 टी हाफ, 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ और 4 टी हाफ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 4 ही पूछे, वो आपसे पूछ ले आफ्टर 3 टी हाफ ड्रग कितनी बचेगी, आपकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी बचेगी उस ड्रग की, तो आप क्या बोलेंगे 12.5, 4 के बाद 6.5, और वो बोल देता कि इससे भी ज़्यादा चाहिए हमें 5 टी हाफ के बाद कितना, तो 3.25। पहले 100 ग्राम 100 mg मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर थी, तो वो 5 टी हाफ के बाद कितनी बचेगी 3.25। टी हाफ हर ड्रग की अलग अलग होती है। मान लीजिए किसी ड्रग की टी हाफ 8 आवर्स है, 8 आवर्स टी हाफ है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 8 टी आवर्स है तो 5 टी आवर्स के बाद, यानी कि वो आपसे पूछ ले कि 40 घंटे बाद उस ड्रग की टी हाफ कितनी रहने वाली, तो कितना बताएंगे आप, उसमें लगाना है आपको 40 में से, 40 में 8 का भाग देंगे आप, ठीक है ना, 40 में 8 का भाग देंगे 5 बार, 5 टी हाफ के बाद 3.25 उसका ऑप्शन कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। लगे रहना, आपको सफलता आपके पास आएगी, ना कि आप सफलता अपने आप चल के आपके पास आएगी, बट मेहनत करेंगे तो, वरना सफलता के पीछे भागने से भी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट द मोस्ट ड्रग फॉलो विद टाइप ऑफ एलिमिनेशन काइनेटिक्स, अधिकांश दवाएं किस प्रकार का एलिमिनेशन काइनेटिक का पालन करती हैं? अधिकांश दवाएं कौन सा करती हैं आपकी, ठीक है, आप बताइए मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। अधिकांश दवाएं क्या शो करती हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मतलब जैसे ये आपका है तो इस तरह से उसका ग्राफ होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का इस तरह से ग्राफ होता है कि आपका जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे कंसंट्रेशन, तो वो ड्रग का एलिमिनेशन, ठीक है, बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि आपने, बट जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं उन ड्रग का क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन कितनी भी रखिए, बट एलिमिनेशन वो एक कांस्टेंट में होगा। जीरो ऑर्डर आपका अल्कोहल शो करता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, जीरो ऑर्डर कौन शो करता है आपका अल्कोहल। कितने भी एक बोतल पियेंगे, ऐसा नहीं कि एक बोतल पियोगे तो भी इतनी देर में उतरेगी और 5 बोतल पियोगे तो भी इतनी देर में उतरेगी, नहीं स्टूडेंट्स, एक बोतल पियेंगे जल्दी उतरेगी, 5 बोतल पियेंगे लेट से उतरेगी, क्योंकि उसका क्या है जीरो ऑर्डर काइनेटिक, वो बॉडी से बाहर धीरे धीरे उसी कंसंट्रेशन से निकलती हुई जाएगी जिसका उसका टी हाफ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अगला है विच रूट ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रैपिड एक्शन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, आपातकालीन में शीघ्र प्रभाव से कौन सा मार्ग उपयुक्त किया जाता है, बताइए ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट है आपका ओरल, दूसरा है आपका रेक्टल, तीसरा आपका इंट्रावीनस, चौथा आपका टॉपिकल। बताइए स्टूडेंट, इमरजेंसी में आप कौन सा यूज करेंगे? तो इसके लिए हो जाएगा आपका इंट्रावीनस रूट, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हो जाएगा आपका इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट है 721, ये आ गया, वो फार्माकोकाइनेटिक ऊपर पूछ लिया मैंने, फार्माकोडायनेमिक नीचे डाल दिया। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, फार्माकोडायनेमिक्स किसका अध्ययन है? तो फर्स्ट है विच ऑफ ड्रग्स विच द ड्रग डज द बॉडी, दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालेगी, ठीक है। उसमें क्या था, दवा पर शरीर क्या प्रभाव डालेगा, इसमें क्या है दवा शरीर पर क्या, व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, उसमें क्या था व्हाट द बॉडी डज द ड्रग, ठीक है, ये याद रखना है। अगर यहाँ पहले बॉडी आता है मतलब काइनेटिक, यहाँ ड्रग आता है मतलब डायनेमिक, डी, पहले ड्रग पहले डायनेमिक, पहले काइनेटिक मतलब बॉडी, ठीक है। ये डी से याद रख लेना, ट्रिक हो गई एक, ठीक है, नहीं पता भी चलेगा तो ट्रिक से याद कर लेना, डायनेमिक डी, ड्रग डी फट, ठीक है। सेम ऑप्शन मिलता है इसमें, ऑप्शन भी चेंज नहीं होता, व्हाट द बॉडी डज द ड्रग, व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, ठीक है, दोनों का सेम मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 722, विच फैक्टर जनरली इंक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन, निम्न में से कौन सा कारक सामान्यतः ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है? तो ड्रग एब्जॉर्प्शन कौन सा बढ़ाता है? पुअर ब्लड सप्लाई, ना ये तो कम करेगा पुअर, यहाँ तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी तो बढ़ेगा। हाई लिपिड सोलिबिलिटी यस, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटी नो, एक्सटेंस आयनाइजेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 722 का ठीक हो जाएगा। आपको ऑप्शन काट के कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है, नहीं आ रहा है तो काट के कर लेना। हाई लिपिड सोलिबिलिटी होगी इसकी, जो कारक को बढ़ाते हैं। अब मैं पूछूं कि और इसके अलावा क्या कारक होते हैं, तो पुअर था, इसको आप ज़्यादा कर लीजिए,
तो ये कार्ग हो जाएगा, मतलब ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन की ज़्यादा होगी तो वहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। साइट, एब्जॉर्प्शन साइट कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन साइट होगी तो जितना जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी तो उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, बस ठीक है। इतना एब्जॉर्प्शन के लिए तो हो गया। डिजोल्यूशन देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व होगी तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये फैक्टर हो गया। क्या याद करना है इसमें, तो कुछ याद ही नहीं करना है। अगला टैकीफाइलेक्सिस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, टैकीफाइलेक्सिस का अर्थ क्या है। तो टैकीफाइलेक्सिस का अर्थ क्या है, ऑप्शन देख के बताइए आप मुझे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना, दूसरा है रैपिड डिक्रीज इन रेस्पॉन्स आफ्टर द रिपीटेड डोज गिवन ए शॉर्ट टाइम। यस, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको रट लेना है। ये का ये ऑप्शन आता है, ये का ये लगभग ऑप्शन भी यही आते हैं, बट इसमें ये ऑप्शन याद कर लेना, रैपिड डिक्रीज इन रेस्पॉन्स, अचानक से रेस्पॉन्स कम हो जाता है, आफ्टर रिपीटेड डोज गिवन इन ए शॉर्ट टाइम। अगर आप एक शॉर्ट समय में यानी थोड़े से समय में बार बार आप वो ड्रग रिपीट कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो टैकीफाइलेक्सिस हो जाएगा, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस एक्शन शो करना, एक्शन ही शो नहीं करेगी आपकी ड्रग, ठीक है, एक्शन शो करना बंद कर देगी, उसी को बोला जाएगा आपका टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज कंडक्टेड मेनली ऑन द हेल्दी वॉलेंटियर्स। क्लिनिकल ट्रायल का कौन सा चरण मुख्यतः स्वस्थ स्वयं सेवकों पर किया जाता है, बताइए। क्लिनिकल ट्रायल का क्वेश्चन आ गया ये आपका ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी आएगा, ये यहाँ भी आ गया। तो जो फेज फर्स्ट का जो ट्रायल होता है वो क्लिनिकल ट्रायल होता है, वो किस पे किया जाता है, स्वस्थ मनुष्यों पे किया जाता है। अब आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे कि फेज जो फोर्थ है वो ट्रायल कब किया जाता है, ठीक है, कब किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फेज थर्ड कब किया जाता है ये भी बताएंगे, और फेज सेकंड रहेंगे, फेज थर्ड और फेज फोर्थ बता दीजिए आप मुझे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 725, फार्माकोविजिलेंस इज द प्राइमरी कंसर्न विद द, फार्माकोविजिलेंस का मुख्य कार्य क्या है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग नहीं, विजिलेंस का ये काम नहीं है दोस्त, मैन्युफैक्चरिंग तो पहले ही हो जाती है ना, विजिलेंस का तो काम बाद में। ड्रग प्राइसिंग ना, ड्रग मार्केटिंग ना, ड्रग की मार्केटिंग थोड़ी करती है विजिलेंस। विजिलेंस का काम है डिटेक्शन, असेसमेंट, ठीक है, एंड द प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये होता है फार्माकोविजिलेंस का काम। कुछ दवाएं क्या होती हैं जिनके साइड इफेक्ट शो करती हैं, उन दवाओं के साइड इफेक्ट को नोट करेगी, या तो उसके साइड इफेक्ट को यूज़ में बदल लेगी वो। अगर वो यूज़ में नहीं बदलेगी तो वो ड्रग क्या कर देगी, उसको उसके एडवर्स इफेक्ट बताएगी फार्माकोविजिलेंस आगे कंपनी में जो भी साइंटिस्ट है उनको, तो जिससे उसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए कुछ देखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन मैं आपके इंट्रोडक्शन के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। लगभग 800 से 900 क्वेश्चन लाऊंगा आपके फार्माकोलॉजी से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्माकोलॉजी से। इसमें आपको थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स तो मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमारी थ्योरी क्लासेज भी स्टार्ट करिए, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट भी करें और कोई इंटरेस्ट ना ले तो कोई फ़ायदा नहीं है अपना टाइम ख़राब करने का, और आपका भी। जो स्टूडेंट्स लगातार जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहिए नियमित फार्मा क्लासेज के साथ। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों में जो अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हों। ऐसे आलतू फालतू लोगों को शेयर नहीं करना है जो पढ़ते नहीं हो, ठीक है, उन्हीं लोगों को शेयर करना है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स आपका, मेरी तरफ से भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट क्वेश्चन देने की। ये एक क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फालतू एक क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन वही बनाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं। नियमित फार्मा क्लासेज आपके साथ सदा साथ रहने वाली है, ठीक है। अगर कोई एडवाइस होती है तो आप एडवाइस दीजिए, ठीक है, कोई भी तरह की एडवाइस, ऐसा नहीं है कि सर को ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना ना, कुछ बच्चे ग्रुप में लगे रहते हैं बातें करने, तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। आराम से अपना पढ़ना है, नौकरी लगना है, उसके बाद बातें करने का बहुत समय है, ठीक है। उसके बाद मैं भी आपसे बातें करूँगा, आप भी मुझसे बातें करना, आपस में सब स्टूडेंट्स हम बातें करेंगे, ठीक है। बट जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं नियमित फार्मा क्लासेज से, वो बच्चों को मैं बोल दूँ कि हम सबको सेलेक्ट होना है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम सबको सेलेक्ट होके फिर हम गेट टुगेदर करेंगे एक दिन सब मिलके, तब हम बातें करेंगे, ठीक है। अभी आपस में एक दूसरे को मैसेज करना, ग्रुप में मैसेज करना, ये छोड़िए, सिर्फ काम का मैसेज करना है। और रही बात CISF के एग्ज़ाम वगैरह की, तो डेट ना मुझे पता है ना आपको पता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो जब ऑफिशियल साइट पे आएगी तब पता चलेगा, बट मे बी ये आपका अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है, ठीक है। सितंबर लास्ट या अक्टूबर नवंबर में जब भी हो सकता है, बट अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तैयारी करिए अच्छे से, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको जो मैंने बताया इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू का मैं आपको कंप्लीट ड्रग्स के बारे में क्लास लेके बता दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से दवाएं लेके, आपको इक्विपमेंट लेके आराम से समझा दूंगा कैसे क्या करना है। टेंशन नहीं लेनी है कैसे क्या करना है, वो मैं आपको जब जो स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे उसमें 100 स्टूडेंट्स, उन 100 स्टूडेंट्स को बता दूंगा। टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।